student, today I will discuss work energy and power। और वर्क एनर्जी पावर का ये हमारा 5वां लेक्चर है और इस 5वें लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन और इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इससे पहले हम इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर वीडियो हमारी जो है उसमें पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं और ये इस चैप्टर का, इस टॉपिक का जो वर्क एनर्जी पावर है, इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लेकर के आएंगे इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स थ्योरी का जो है ये लास्ट लेक्चर है हमारा। तो ये लेक्चर समझने से पहले जो लोग भी लेक्चर वीडियो हमारी, जो स्टूडेंट्स हमारी लेक्चर वीडियो देखते हैं, वो इससे पहले की जितनी भी प्रीवियस लेक्चर वीडियो हैं वो सारी देख लें इस टॉपिक की, तभी इस टॉपिक जो आज का जो टॉपिक है वो समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप प्रीवियस जो भी, क्योंकि हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। तो अगर आप इलास्टिक कोलिजन, लीनियर मोमेंटम, वर्क एनर्जी, ये सारी चीज नहीं आपको पता होगी तो फिर इस टॉपिक में आपको दिक्कत होगी। तो जो लोग भी देखते हैं वो इससे प्रीवियस लेक्चर वीडियो जो है हमारी इलास्टिक कोलिजन ऑन 1 डायमेंशन, और वहां पे हमने वेलोसिटी कैलकुलेट किया था। 2 बॉडीज थी, बिफोर द कोलिजन, उसके बाद ड्यूरिंग द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन हमने फिगर में दिखाया था आपको। और हमने वहां पे लिया था कि बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी जो है u1 और u2 लिया था, आफ्टर द कोलिजन v1 और v2 हमने लिया था, और वही v1 और v2 की हमने वैल्यू फार्मूला कैलकुलेट किया था कि अगर 2 बॉडी हैं वो कोलिजन करती हैं, कोलाइड होती हैं, और कोलिजन होने के बाद वो किस वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगी, वो हमने फार्मूला कैलकुलेट करके आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर वीडियो में। अब आज जो हमारी लेक्चर वीडियो है वो इन इलास्टिक मोशन पे है और 1 डायमेंशन, और उसके बाद इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन आज इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन देखिएगा क्या है। सबसे पहले हम इन इलास्टिक जो हमारा है ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन में जरा देखिए, मान लेते हैं ये कोई आपकी एक ए बॉडी है, ये ए बॉडी है आपकी, और ये जो है u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मास m1 है, और एक दूसरी वेलोसिटी है, दूसरी बॉडी है, वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये आपकी b बॉडी है, और ये क्या है, u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है तो ये क्या करेंगे, जब कोलाइड होगा, कोलिजन होगा, तो ये दोनों बॉडी क्या करेंगी, एक दूसरे को में स्टिक टुगेदर हो जाएंगी। इसका मतलब एक दूसरे में चिपक जाएंगी। यानी ये क्या करेंगी, यहां पे एक ये बॉडी जब कोलाइड करेंगी तो ये आपकी स्टिक टुगेदर, यानी एक दूसरे में जो है अटैच हो जाएंगी। ये आपकी m1 मास की है और ये m2 मास की बॉडी है, ये दोनों बॉडी। अब ये जब क्या करेंगी, कंबाइन हो जाएंगी, और कंबाइन हो करके एक बॉडी बन जाएगी, और ये मूव करेगी कौन सी वेलोसिटी से, ये मूव करेगी अब आपकी, मान लेते हैं v वेलोसिटी से मूव करेगी। यानी यहां पे देखिए जरा क्या होगा, यहां पे अगर हम ड्यूरिंग कोलिजन ले लेते हैं, 1 मिनट, ये ड्यूरिंग कोलिजन लिख देते हैं यहां पे।
ड्यूरिंग कोलिजन, और ये आपका क्या है, बिफोर कोलिजन। अब ये इनइलास्टिक कोलिजन है, तो ये एक दूसरे में कंबाइन हो जाएंगे, स्टिक टुगेदर हो जाएंगी, और ये क्या करेंगी, मूव करेंगी, दोनों स्टिक टुगेदर होकर के। मान लेते हैं ये v वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, ये m1 है, ये m2 है, a और b, ठीक है। और ये आपकी क्या है, आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। यानी इन इलास्टिक कोलिजन में जब दो बॉडी कोलाइड होगी तो क्या करेंगी, एक दूसरे में चिपक जाएंगी, और चिपकने के बाद यानी मूव करना स्टार्ट कर देंगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ टू बॉडी ऑफ मास m1 एंड m2 मूव विद वेलोसिटी u1 एंड u2 आफ्टर द कोलिजन। If the velocity of body is v, then by the law of conservation of energy, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या हो जाएगा, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए वेलोसिटी से एक ही v वेलोसिटी से दोनों कंबाइन हो गई, तो m1 प्लस m2 v, ठीक। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने अप्लाई किया यहां पे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमने अप्लाई कर लिया, अब क्योंकि वेलोसिटी अलोंग इन द सेम डायरेक्शन में है, तब हम क्या करेंगे कि जो वेक्टर पोर्शन इनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यानी m1 नीचे लिख देते हैं, और ऐसे समझ लीजिए ऑल वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, सो टेकिंग द मैग्नीट्यूड, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 की पावर m2 इंटू v। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक। अब ये जो कोलिजन है, ये फिगर से तो हमने समझा ही दिया, इस फिगर को जरा रफ कर देते हैं। और इसके बाद देखिए, अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। तो लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन, मान लेते हैं K1 है, और टोटल क्या हो जाएगी, हाफ, दोनों की हो जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, यानी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ठीक। एक तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये क्या आ गई, बिफोर द कोलिजन, और आफ्टर द कोलिजन यानी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों बॉडी क्या है, अटैच हो जा रही हैं एक में, तो K2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर, ठीक। तो ये आपकी आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आ गई।
अब जो दो बॉडी हमने लिया था, कौन कौन सी बॉडी लिया था, एक ये ए बॉडी लिया था, दूसरी बी बॉडी लिया था। ये u1 वेलोसिटी से जा रही थी, ये u2 वेलोसिटी, ये ए थी और ये बी। इसका मास m1 था, इसका मास m2 था। और दोनों बॉडी क्या है, जब कोलाइड हो जा रही है तो ये एक दूसरे में कंबाइन हो जा रही है, स्टिक टुगेदर। और ये क्या हो जाएगा, ये A है, ये B है, ये M1 और M2 है। अब मान लेते हैं कि ये वाली जो बॉडी थी हमारी सेकेंड बॉडी B वाली, वो रेस्ट में है। तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि U2 क्या है, वेलोसिटी आपकी 0 मान लेते हैं। तो इफ अगर बॉडी आपकी जो है रेस्ट में है B, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, यानी इफ the body B is in the rest, that is U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी B अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी U2 इक्वल टू क्या हो गया 0। देन द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, देन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा K2 अपॉन K1, दोनों का रेशियो हमें कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहां भी देखिए, क्योंकि ये U2 तो 0 हो गया तो यहां पे 0 पुट कर देंगे, तो ये K2 अपॉन K1 निकालिए जरा, तो ये क्या आ जाएगा हाफ M1 प्लस M2 इंटू V स्क्वायर। और K1 क्या आ जाएगा, ये K1 है और वेलोसिटी हमने U2 क्या लिया है 0 लिया है, यानी बॉडी सेकंड बॉडी जो आपकी रेस्ट में है, तो U2 यहां पे 0 पुट कर देंगे। तो ये वाला जो पोर्शन आ जाएगा ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि U2 हमारा 0 है। ठीक है, तो ये पोर्शन केवल हमारे पास बचेगा केवल, यानी हाफ M1 U1 स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 V स्क्वायर अपॉन M1 U1 स्क्वायर। अब देखिए, ये जो हमने इक्वेशन मानी थी, ये हमारे पास रेशियो आ गया काइनेटिक एनर्जी का दोनों बॉडीज का। अब क्योंकि सेकेंड बॉडी हमने क्या मानी है, रेस्ट में मानी है, इसका मतलब यहां पे ये क्या हो जाएगा, पोर्शन 0 हो जाएगा। ये आपका पोर्शन 0 हो जाएगा क्योंकि U2 क्या है, रेस्ट में है बॉडी। और यहां से इसमें U2 की वैल्यू 0 पुट करके V की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और ये V की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी V2 की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए और फाइंड आउट करके जो है इसमें पुट कर दीजिए, यानी V इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से ये वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो ये M1 U1 बचेगा, यानी M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। ये V की वैल्यू आएगी कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व्हेन U2 इक्वल टू 0, यानी U2 इक्वल टू 0 मीन्स रेस्ट में है अगर सेकेंड बॉडी, तब हमारी V की वैल्यू ये है। अब ये V की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, रेशियो जो काइनेटिक एनर्जी के हैं। सो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। द वैल्यू ऑफ V पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करिए जरा, ये जो थर्ड इक्वेशन है यहां पे V की वैल्यू ये जो आई है यहां पुट करिए, तो ये आ जाएगा आपके पास K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ये वैल्यू पुट करिए जरा, ये हो जाएगी M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये V स्क्वायर है,
अपान में क्या आएगा, अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है, और ये ऑलरेडी हमारे पास है, इंटू m1 u1 स्क्वायर। जब आप v की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो ये फैक्टर हमारे पास निकल के आएगा। अब देखिएगा, एक m1 एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, u1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा, ये m1 प्लस m2 एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो k1 अपान k2 क्या आ जाएगा हमारे पास, k1 अपान k2 आ जाएगा, k2 अपान k1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 अपान m1 प्लस m2। ये फार्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा। अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो ये फार्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब इस फार्मूले से क्या शो हो रहा है, ये फार्मूला ये शो कर रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी आफ्टर द कोलिजन। ये क्या हो जाएगा, इससे क्या शो, K2 इज लेस देन K1, यानी ये फार्मूला क्या शो कर रहा है, K2 इज लेस देन K1। इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन बॉडीज के पास थी, कुछ एनर्जी उसमें से लॉस हो जाएगी, यानी जब वो कोलाइड करेंगी, कोलिजन होकर के वो एक दूसरे में कंबाइन होकर के आगे मूव करेंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो गई जाएगी। इट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। यानी वन डायमेंशन मोशन में क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी अगर हमारा कोलिजन कौन सा है, इन इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन की बात नहीं की जा रही है यहां पे, ये ध्यान दीजिएगा, इन इलास्टिक कोलिजन की बात की जा रही है कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी जब कोलिजन होगा, कोलाइड होगी, बॉडी एक दूसरे में कंबाइन होकर के आगे मूव करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यह भी ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ही काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो, ऐसा नहीं है। कभी ऐसा भी होगा कि जब उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी। ये कंडीशंस पे है, ठीक है, सारी कंडीशन पे ऐसा नहीं है कि एनर्जी लॉस ही होगी इन इलास्टिक कोलिजन में, ये कंपलसरी नहीं है। इट इज नॉट कंपलसरी कि इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज ही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है ऐसी कंडीशन होंगी उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी होगी, ठीक। तो ये आपका जो टॉपिक था इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, और ये दोनों टॉपिक काफी अच्छे हैं, इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो देखिए इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं। वन डायमेंशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर वीडियो में। अब टू डायमेंशन में क्या होगा जरा देखिए, एक बॉडी आपकी मान लेते हैं, ये जो बॉडी है ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मास m1 है, ये ए बॉडी है। दूसरी एक बॉडी है यहां पे, ये है बॉडी, और इसकी जो वेलोसिटी क्या है, इसको रेस्ट में हम ले लेते हैं, और ये m2 मास है, इसका मास m2 है, ये b बॉडी है और ये आपकी a बॉडी है। अब जब ये इससे आके स्ट्राइक करेगी, तो जब स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, ये टू डायमेंशन यानी एक बॉडी इधर जाएगी, एक बॉडी इधर जाएगी।
यानी ये क्या होगा कि जब कोलाइड कर जाएंगी तो इस तरीके से कुछ हम फिगर शो कर सकते हैं। एक बॉडी ये इस तरीके से इधर आ जाएगी और दूसरी बॉडी क्या करेगी, इस तरीके से इधर आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से ये कोलिजन के बाद ये मूव करेंगी। ठीक है, अब इनकी वेलोसिटी मान लेते हैं, ये क्या है आपकी v1 है, यानी आफ्टर द कोलिजन, और इसकी वेलोसिटी क्या ले लेते हैं, v2 ले लेते हैं। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी है तो वेक्टर साइन हम लगा देते हैं, उसके बाद मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेंगे। ठीक है, ये m1 है, ये वाली जो बॉडी है इधर जा रही है, और ये वाली जो बॉडी ये m2 इधर आ रही है। अब इनका एंगल भी हम ले लेते हैं, ये मान लेते हैं θ1 है, ये आपका θ2 है। ठीक है, ये θ1 और ये θ2 है। अब यहां से अगर हम कंपोनेंट ब्रेक करें, कंपोनेंट अगर ब्रेक करें, ये y एक्सिस हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी, x एक्सिस हो जाएगी। तो यहां से देखिए दो कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे। एक कौन सा कंपोनेंट ब्रेक होगा, अगर हम इस वाले का कंपोनेंट ब्रेक करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आ जाएगा cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा cos θ1, इधर sin θ1। और इस वाले का जब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये cos θ1 इधर आ जाएगा और इधर sin θ2 इधर आ जाएगा। तो कंपोनेंट ब्रेकिंग का हम लोग यहां पे लेके चलेंगे। ठीक है, अब पहले हम क्या करते हैं, ये हम यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। यानी इसमें थोड़ी सी थ्योरी आप लिख सकते हैं कि सपोज body of A mass m1 move with velocity u1 and second body B at the rest of mass m2, when the body A in mass of m1 strike to the body B, then the both body move after the collision in angle θ1 and angle θ2. Then by the law of conservation of linear momentum, यानी by the law of conservation of by the law of linear conservation of linear momentum, conservation of linear momentum। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जब बात अप्लाई करिए जरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या आएगा, ये आ जाएगा m1 u1 इज इक्वल टू, क्योंकि यहां तो एक ही बॉडी है, उसके बाद कोलिजन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब इनके क्योंकि ये कंपोनेंट ब्रेक हो करना है यहां पे v1 और v2 के, जो ये v1 है और ये v2 है, ये तो हमने कंपोनेंट यहां पे लिखा नहीं। अब जब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो कंपोनेंट ब्रेक करके जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पे जरा देखिए, इस बॉडी का जब कंपोनेंट लिखेंगे सेकेंड बॉडी का तो m1 u1 और मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा m1 u1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m1, जो हम सेकंड कंपोनेंट लेंगे यहां पे, ये आ जाएगा m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। ठीक है, देखिए यहां से जब हम कंपोनेंट इसका ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इस साइड में क्या आ जाएगा m1 v1 cos θ1, और इस वाली बॉडी का जब ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा m2 v2 cos θ2। तो दोनों को हमने लिख लिया m1 v1 u1 इक्वल टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। ठीक, अब जरा साइन वाला पोर्शन लिखेंगे, तो साइन वाला जब पोर्शन लिखेंगे तो यहां पे देखिए ये तो रेस्ट में थी बॉडी,
तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो आ गया। अब ये जो एक पोर्शन यहां पे, इसके लिए जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा m1v1 sin θ1, और इसके लिए जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा m2v2 sin θ2। तो ये दूसरे के एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब इसका साइन हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। तो रख दीजिए यहां पे, यानी m1v1 sin θ1 माइनस m2v2 sin θ2। ये दो इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, ये निकल के आ गया। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है, यानी सिंस द इन कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, यानी काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए जरा। ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गई, और ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी जरा क्या लिखेंगे हम, ये हो जाएगा हाफ m1u1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड हो जाएगी। और दूसरी बॉडी के लिए क्या लिखेंगे हम, दूसरी बॉडी जो हमारी ये रेस्ट में है, पहले तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी नहीं क्योंकि वो रेस्ट में थी, लेकिन बाद को उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी से हमें मतलब नहीं, क्योंकि ये हम कंपोनेंट ब्रेक कर लिया है यहां पे। ठीक, अब देखिए जरा इसको जरा हाफ समय से कैंसिल कर दीजिए, फिर हो जाएगा m1u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। एक ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। ठीक है, अब तीन इक्वेशन हमारे पास आ गए इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन में। अब इन तीन इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो फर्स्ट बॉडी वो गिवन है, अगर मास गिवन है और एंगल अगर गिवन है, तो हम फाइनल जो वेलोसिटी हमारी v1 v2 है उनको हम इन तीनों इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इलास्टिक कोलिजन जो आपका है 2 डायमेंशन जो कोलिजन है, इन तीन इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन हमारे पास कौन सी आई है, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आई है, और ये सेकेंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। और फिर एक बार समझ लीजिए ये आई कहां से, ये कंपोनेंट ब्रेक किया है हमने, ये इस एंगल θ1 लेंगे तो इस वाले का जो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे m1v1 cos θ1 आएगा, और ये θ2 है इस वाले का करेंगे तो m2v2 cos θ2 आएगा। तो ये वाली इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, और ये जो हमारे पास अपोजिट है m1v1 sin θ1 m2v2 sin θ2, इससे ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ये तीन इक्वेशन जब हमारे पास निकल के आ गई हैं, यानी तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास जो न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें मास गिवन होगा, इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी जो फर्स्ट बॉडी हमारी है इनिशियल वेलोसिटी, और किस एंगल पे ये अगर कोलाइड करते हैं जब स्ट्राइक होता है, यानी एक बॉडी जो रेस्ट में थी उसको जब दूसरी बॉडी स्ट्राइक करेगी यानी कोलाइड करेगी, तो कितने एंगल से दोनों मूव कर रही हैं, यानी θ1 और θ2 जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू आपको गिवन मिलेगी, और ये सारी वैल्यू पुट करके इन तीनों इक्वेशन में हम जो वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और हम 1 डायमेंशन मोशन में भी फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी का जो है। ठीक, तो ये काफी अच्छा टॉपिक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और इतना ही इस जो हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर था 5 लेक्चर में ये कंप्लीट हो गई थ्योरी इसकी। और थ्योरी अगर कंप्लीट है पूरी आपकी, एक एक पॉइंट हमने आपको बताया है 5 लेक्चर वीडियो में, अगर आपने देखा उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि आप
ये पांचों लेक्चर वीडियो जो हमारी है वर्क, एनर्जी और पावर की, ये बहुत डीपली देख लीजिए। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और जो भी हमने आज की जो लेक्चर वीडियो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद अगली जो हमारी लेक्चर वीडियो है वो न्यूमेरिकल्स की आएगी, वो न्यूमेरिकल्स आप देखिएगा। बहुत, अगर थ्योरी आपको आती, थ्योरी कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर थ्योरी का आपका, तो बहुत इजीली आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होती है, और न्यूमेरिकल इसीलिए सॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का, तब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि आपको पहले थ्योरी क्लियर करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लीजिए आपकी जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, और फिर हम आपसे कहते हैं कि कोई भी लेक्चर वीडियो मिस ना हो, इसलिए जो लोग भी हमारी लेक्चर वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लें, जिससे कि जैसे ही नोटिफिकेशन आए, न्यू लेक्चर वीडियो जैसे हम डालें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। ठीक है, थैंक यू, ओके।